अपेक्स बैंक का प्रश्न है सेट बी का 64 नंबर का प्रश्न। यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या, क्रमिक मतलब कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाली संख्या। ठीक, ना तो इसमें सम बोला है ना तो इसमें विषम बोला है। औसत का है तो इसको दो तरीके से बनाऊंगा। पहला जो तरीका है वो दो तरीके से मैं पहले हल करूंगा। ठीक, यदि इस तरह से हल करते हैं क्रमिक संख्याओं का तो उसके लिए जैसे सबसे पहले कितने कितने संख्या हमारे पास टोटल कितने हैं? 20 है तो 20 यहां लिख दूंगा और यहाँ x प्लस कितना करता हूं 6 बटे क्या कर दूंगा 2। पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या x और अंतिम संख्या क्या कर दूंगा x प्लस 6, कुल 6 है इसलिए 6 कर देता हूं। अच्छा देखो, अब यदि शॉर्टकट में बनाएंगे तो 20 दूनी 40, x और x 2x 2x हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 6 पक्षांतर कर दो इधर तो 40 माइनस 6, यहाँ 2x, इन दोनों घटा दो कितना, ये हो गया 34 है ना, यहाँ 2x, 2 का पहाड़ा में 2 17 दूनी 34, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 17। और प्रश्न में पूछा है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगी ये बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा, हमको क्या लिखेंगे, ये 17 धन क्या कर दूंगा 6, इन दोनों को जोड़ दो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 13 3 और 2 23, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 23। इसके लिए सूत्र होता है पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 और औसत, मतलब सूत्र क्या होगा, औसत बराबर पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे क्या करते हैं 2। ये सूत्र से जल्दी बन जाता है, जल्दी बनाते तो हाँ, परीक्षा में हमको ना क्या करना है, कभी ये सूत्र याद आया नहीं आया तो एक और तरीका बताऊंगा जो पेटेंट चलता है, जो कभी नहीं बदलेगा। यदि सूत्र तुम लोग भूल भी जाओगे तो लेकिन वो तरीका कभी नहीं भूलोगे। औसत देखो, औसत कितना था मेरे पास, औसत हमारे पास देखो, यदि 7 क्रमिक संख्या का औसत कितना है, औसत 20 है, ये देखो औसत के जगह हम क्या रख दिया, मैं 20 रख दिया, पहले डायरेक्ट बताया 20 रख दिया। पहली संख्या तुम लोगों को पता है क्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या अब देख, पहली संख्या मेरे को नहीं पता तो x, और अंतिम संख्या जो है, कुल कितनी संख्या है, कुल 7 संख्या है, तो एक कम लेना, क्या करूंगा एक कम करके बनाऊंगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये अंतिम संख्या, ये पहली संख्या x और अंतिम संख्या x प्लस क्या हो जाएगा 6। 7 बोला है तो 6, यदि 8 बोलता तो यहाँ पर क्या आता 7 आता, एक कम कर देता। अच्छा, उसके बाद औसत की जगह हम क्या लिख दिया हूँ, औसत मेरे पास 20 था तो 20 को औसत लिख दिया हूँ। पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों का योग करना है, देखो पहली संख्या अंतिम संख्या का योग बटे 2, x और x कितना होगा 2x, ये दे 6 को पक्षांतर कर दो, और एक पक्षांतर 6 कटेगा 40 में तो कितना आ जाएगा, 40 में 6 काट दो 34, यहाँ 2x बचा, 17 दूनी 34, x का मान कितना आ गया। अब मान ले पूछता पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या तुम लोग क्या आता x, और अंतिम संख्या पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है कि भाई सबसे बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या संभव तो ये होगी और छोटी संख्या ये होगी। ठीक, बड़ी छोटी, अब इसी को मैं डिटेल में बनाते हैं, मतलब देखो ये तरीका ठीक है ना, शॉर्टकट तरीका है ना। अच्छा एक मिनट, इसी को हम लोग दूसरा तरीका से बनाते हैं, यदि इसको डिटेल बनाते हैं, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत, माना कि पहली संख्या x है। अच्छा x, ऐसा करते करते मेरे क्या करना है, 7 क्रमिक संख्या निकालना है। ठीक, पहली संख्या और दूसरी क्रमागत, दूसरी संख्या लिख सकते हैं ना, x धन 1। तीसरी संख्या x धन कितना हो गया 2, 1 2 3 है ना। चौथी संख्या ना, चौथी संख्या ये हो गया x प्लस कितना हो गया 3। पांचवी संख्या तो x प्लस क्या हो गया 4, और छठवीं संख्या x प्लस हो गया 5, और सातवीं
संख्या x प्लस 6। ये तीन इकट्ठ संख्या के 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। अच्छा, जैसे औसत का सूत्र पता है मैं हमको, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या इंग्लिश में बोलेंगे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, प्रेक्षणों को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक, औसत। अच्छा, औसत हम लोग को पहले से दे दिया है, प्रश्न में दे दिया है औसत। हम लोग को क्या चीज पता है? औसत। औसत कितना है हम लोग को? 20 औसत है ना। तो औसत जो हम क्या रखना है? 20। प्रेक्षणों का योग, पहला प्रेक्षण क्या था? पहला तो x है, दूसरा क्या है? x प्लस 1। तो क्या करूंगा? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। 6 लिख दिया ना प्रेक्षण। टोटल 6 था। 1 2 3 4 5 6 7, सातों प्रेक्षणों को लिख दिया। पहला x था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां हो गए। अच्छा, कुल कितना है टोटल? 7 लिख देता हूं। अब ये बताओ मेरे को, इसमें कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना है, एकदम एकदम आराम से बनता है। x कैट है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तो x है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा? 7x धन, यहाँ बटे लिख दो, नीचे में 7 लिख दो। अब ये बताओ, ऐसा को जोड़ दो, 6 5 11, 11 4 कितना? 15, 15 3 18, 18 19 20 और ये 21, यहाँ लिख दो 21, यहाँ लिख दो 21 है ना। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, ये दोनों गुणा, 7 दूनी कितना? 14, 7 दूनी 14, 140, यहाँ 7x धन कितना? 21, 21 का पक्षांतर कर दो, 140 माइनस 21 7x, ये दोनों का आपस में घटाओ पहले। 140 और 21 घटा दो कितना? 10 में से 9, ये हो गया 3 1 और 119 है ना। कितना आगे? 119, 19 बराबर 7x। अब 7 के पहाड़ा में इसको क्या करना है? काटना है। और ऐसा बताओ, x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? x का मान 119 बटे 7। 7 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा बताओ? अब 17 बार में ना, 7 के पहाड़े में। अब इसको तुम भाग कर ले, 17 सत्ते 119 है ना। 119 भागित कितना? 7, 7 एक 7, 7 3 10, यहाँ 4, 7 सत्ते 49, 17 बार में आता है ना। तो ये देखते 17 बार में है ना, तो इसको काट देते हैं, 7 एकम और ये 17 बार। तो x का मान कितना आ गया हम लोग का? 17 आ गया। अच्छा, x का मान 17 आ गया। अब इसमें प्रश्न ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या है x प्लस 6, मतलब 17 धन 6, 6 6 12 13 3, ये 2 23। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का? और ऑप्शन में 23 है, ऑप्शन में हम लोग के पास 23 है। कौन से नंबर में है ऑप्शन? ये ऑप्शन जो है ये है सी, ऑप्शन सी जो है 23। तो पहले का दो तरीका है प्रश्न को बनाने का, एक छोटा तरीका, एक बड़ा तरीका। दोनों में से जो तरीका पसंद है उससे बनाओ। यदि पेपर 2 घंटा 3 घंटा का है तब तुम इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो छोटा तरीका जल्दी से बन जाएगा। अच्छा, कैसे बनाया? एक बार और, माना की पहली संख्या देखो, यदि 7 क्रमिक संख्या का औसत 20 है तो उन संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या ना, प्रश्नकर्ता छोटी संख्या भी पूछ सकता है। अच्छा, माना की पहली संख्या क्या? पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या? x प्लस 1, तीसरी संख्या। अच्छा, ये क्रमागत है, क्रमिक मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले संख्या को क्रमागत कहते हैं। ठीक, क्रमागत कंसेक्यूटिव, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये है ना। और औसत हम लोग को पता है 20। सूत्र प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये सूत्र लगाऊंगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके। अच्छा, x कितना x है? 1 2 3 4 5 6 7, यहां लिखा 7x। ठीक, अच्छा ना, अंक को जोड़ देते हैं, 6 5 11, 11 4 14, ये 15 15 18 19 20 और ये 21। यहाँ 1 लगा देंगे बटे में करने के बाद, और तिर्यक गुणा, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, 140
अब यहाँ 7x, अब एक नंबर का नंबर के पास धन इधर है माइनस, अब इसको भाग माइनस कर दो तो 119, 7 के पहाड़ में मेरे को पता था 17 बार में 17 7 119, और ये कट जाएगा 17 आ गया x का मान। छोटी संख्या बोलता तो 17 और बड़ी संख्या बोलता तो बड़ी संख्या हम लोग को पता है कि ये इसमें आएगा x प्लस 6, यहाँ पर 17 और 6 कितना होगा 23 आंसर। ठीक, ऐसा प्रश्न क्रमांक 63 सेट बी, सेट बी और का 63 नंबर का प्रश्न। 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु के 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ क्या होगा। ठीक, लाभ क्या होगा, इस तरह से प्रश्न को पढ़ना है। अच्छा, 540 रुपए में वस्तु को बेचने पर, ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो 540 रुपए में वस्तु को क्या करना है, अपने को बेचना है ना। अच्छा, 370 रुपया में भी क्या करना है, यहाँ पर बेचना है ना। इसके लिए सीधा सीधा लॉजिक ये लगाते हैं हम लोग कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, एस सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 बटे क्या कर देते हैं 2, दोनों को जोड़ना है और 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है, तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस। अब ये बता तुम लोग सेलिंग प्राइस 1 मतलब एसपी कितना है, ये है एसपी 500 कितना है 40 है, और यहाँ पर कितना है 370 है, बटे क्या कर देना है यहाँ पर 2। पहले दोनों क्या करो, दोनों को ऐड करो, जोड़ो तो कते होते 540 370 जीरो, 7 3 10 11 है ना, ये 5 3 8 1 9, 900 कितना हो गया 910, 10 बटे कितना 2, ये क्रय मूल्य हम लोग को। ठीक, और 910 इसको हम लोग 2 से क्या कर देना है, भाग करना है। अब 2 से भाग कर दो कितना, 2 चौके 8, ये 8 हो गए, 1 1 2 पंचे 10, 1 और 2 पंचे 10, मतलब 400 कितना हो गया 455, मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया मेरा 455। अच्छा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया 455, और विक्रय मूल्य कितना था हम लोग के पास 910 ना, क्रय मूल्य कितना 455 और विक्रय मूल्य कितना 910। अब सीधा बात है, एक ही कंडीशन है, यदि विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, यदि सेलिंग प्राइस बड़ा है तो मेरा फायदा होगा, और कॉस्ट प्राइस छोटा है, मतलब सीधा सीधा क्या करूंगा, प्रॉफिट हो रहा है, और एसपी माइनस सीपी। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, पुराना वही तरीका, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना था मेरे को, ये वाला सूत्र लगा के कॉस्ट प्राइस बराबर SP1 प्लस SP2 बटे क्या कर दिया 2, है ना। अब ये बताओ मेरे को SP ये 910 है और यहाँ पर 455, चलो जी घटाओ तो कितना आता है इसमें, ये दोनों घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा हम लोगों का 455 यहाँ आएगा। ठीक, अब प्रॉफिट मतलब लाभ क्या निकालना है, प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, मतलब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये सूत्र हम लोग को पता है। यहां से उसके बाद तो आप लोग बना, देखो क्या करूंगा मैं, क्रय मूल्य प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हो रहा है मेरे को 455, क्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य 455 गुणित कितना, ये दोनों कैंसल, आंसर कितना, प्रॉफिट आएगा हम लोगों का कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 100%। ये ऑप्शन हमारा डी, ये ऑप्शन है। ठीक है, देख कुछ नहीं है, नया प्रश्न बार बार, बहुत दिन बाद ऐसा प्रश्न पूछा है, और व्यापम बार बार रिपीट करता है पैटर्न को, तो कभी न कभी ये पूछा गया हो। देखो 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर बेचा है ना, अच्छा फिर उस वस्तु को लाभ का 370 में फिर बेचा, तो बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य निकालेंगे SP1 और SP2 लिख दी, दोनों को आपस में जोड़ूंगा और 2 से भाग कर दूंगा, तो क्रय मूल्य मेरा 455 रुपए क्रय मूल्य मेरा निकल गया। ये क्रय मूल्य पहले से था, और विक्रय मूल्य मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस तुम लोगों को पहले से दिया था प्रश्न में। अब ये कॉस्ट प्राइस आया तुम लोगों का, क्रय मूल्य 455 और विक्रय मूल्य कितना है 910, ये बड़ा है तो सीधा वो लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत सूत्र लगाना है,
और लाभ प्रतिशत में आगे मेरा 100%, ऑप्शन जो है सी। तो ये इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक, चलिए 62 नंबर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा प्रश्न अंक आएगा, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद में कौन सा अंक आएगा। ठीक, अच्छा सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखना है क्या क्या लिखा है। अच्छा एक काम करते हैं, सीधा सीधा 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, 6 में 1 कम कर दो तो ये हो गया 5, ये 5 आ गए है ना। अच्छा उसके बाद 5 है, 5 दूनी कितना, 5 दूनी 10, 10 में 2 कम कर दो, कितना आ गया, 2 कम कर दिया ना। अब 8 आ गए, 8 दूनी 16, 16 में 3 कम कर रहा हूँ, 16 में 3 कर दो कितना हो गया 13 ना, पहले 13। अच्छा अच्छा 13 के बाद 13 दूनी 26, 26 में कितना कम कर दो, 26 में 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। अच्छा 22, अब 22 दूनी 44, 44 में कितना कम कर दो, मतलब 44 में 5 कम कर दो तो कितना आएगा, ये कितना 39 है ना, ये हम लोग का। अच्छा 39 आंसर है, यहाँ ऑप्शन में है ना 39, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ठीक है ना आंसर, सीधा सीधा लॉजिक, या तो किसी का वर्ग होगा या तो घन होगा या तो फिर अंतर के हिसाब से। तो 3 दूनी 6, 6 में 1 कम करेंगे तो आगे 5, 5 दूनी 10, 10 में 2 कम करेंगे तो 8, 8 दूनी 16, 16 में 3 कम कर देंगे 13, और 13 दूनी 26, 26 में 4 कम कर देंगे तो 22, और 22 दूनी 44, 44 में 5 कम कर देंगे तो 39। ये हम लोग का आंसर। ठीक, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 रुपया तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी, है ना। अच्छा इसको एकदम आराम से हल करते हैं, कोई समस्या नहीं। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितने रुपए हो जाता है 520, 520 रुपए, और 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितना हो जाता है 568 रुपए हो जाता है, 568 रुपए हो जाता है ना। यही प्रश्न है ना। एक काम करना है, इसका गुड़ा, इसका गुड़ा, इसका गुड़ा कर दो, मतलब 520 गुणित कितना 7, 520 गुणित 7। अच्छा उसके बाद 568 गुणित 5, अब बटे क्या कर देना, हो गया आंसर 500, 520 गुणित कितना 7 और माइनस 568 गुणित कितना 5, गुड़ा करो तो इसको कितना होता है, और 2 से भाग करो, चलो गुणा करो, 520 मतलब 520 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 36, 3640, इसका से गुणा करो 568 इंटू 5, 5 अट्ठे 40 का 4, और 5 छक्का 30, 30 4 34 के 4, हासिल है 3, 5 चम 25, 26 27 28, 2840, ये दोनों को आपस में घटाना है और 2 से इसको भाग करना है। पहले घटाओ कितना आता है, 3 6 4 शून्य और 2 8 4 शून्य, दोनों घटाओ, दोनों घटाएंगे तो कितना, दोनों घटाएंगे तो 800, 800 के आधा कर दो तो ये हो जाएगा 400। तो ऑप्शन में हम लोग के पास क्या है, ऑप्शन 400 दिया है, पहला ऑप्शन हम लोग का 400 है। तो यही हम लोग का आंसर, डिटेल में नहीं जाना है, एकदम सिंपल। यदि कौन सी धनराशि 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 520 रुपया, 7 वर्षों में 700 कितना 768 रुपये, और बटे दो मतलब क्या, ये दोनों का अंतर, दोनों का 7 और 5 के अंतर, मतलब 5 साल और 7 साल का अंतर, 2 अंतर जो आया है 2 ना अंतर, वो भी कहां से लिखा हूं, अपने मन से नहीं, यहाँ 2 ऐसे बटे 2 नहीं लगाना है, ये 5 और 7 दोनों में अंतर, तो 2 यहाँ पर आएगा। ठीक, ये प्रश्न ऐसा हो जाएगा। प्रश्न है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है, 5 साल पहले उनकी आयु उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता की उम्र क्या है। ठीक, अच्छा 2 लोग हैं इसमें, एक तो पिता है, एक है पुत्र, पिता और पुत्र है ना, फादर और यहाँ पर सन करता है। ठीक, 2 लोग है ना। अच्छा दोनों का अनुपात कितना है 7:2, 7:2। तुमको उम्र पता है क्या, कितना क्या है कुछ, अच्छा तो माना कि उम्र जो है अनुपात में है तो हम लोग उसको x और x ले लेते हैं।
अच्छा देखो, इसमें प्रश्न ये पूछा 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो मैं क्या कर दूंगा, 5 साल पहले बोलेगा तो 7x-5 कर दूंगा, और यहाँ पर 2x-5 कर दूंगा। 5 साल पहले बोल रहे हैं ना, तो दोनों क्या कर दिया मैं, पहले पहले बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस है ना, बाद में बोलता तो यहाँ पर धन कर देता। अभी क्या बोल रहा है, पहले तो माइनस और बाद बोलेगा तो प्लस। अच्छा, उन दोनों का गुणनफल 150, मतलब ये दोनों का गुणनफल 7x-5 और यहाँ पर 2x-5 का गुणनफल कितना है, 150। 150, एक काम करते हैं, 7x का गुणा पूरे पद के साथ, मतलब 2x-5, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, -5, यहाँ -5, इसका गुणा पूरे पद के साथ 2x-5 बराबर 150। क्या क्या हम किया, बंद कर यार, फ्यूज कर फ्यूज। और क्या देखो, अब जैसा कि प्रश्न है, पिता पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी आयु उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता की उम्र क्या होगी। ठीक, दोनों तरीका बताऊंगा, शॉर्ट तरीका भी और लॉन्ग तरीका भी। ठीक, सबसे पहले दो लोग हैं, पिता और पुत्र। पिता के लिए एफ मतलब फादर के लिए एफ लिख दिया, और पुत्र के लिए एस मतलब सन हो गए। ठीक, अच्छा, दोनों का अनुपात, मतलब पिता है शुरू में तो ये पिता का हो जाएगा, और ये पुत्र है तो ये बाद में ये पुत्र का हो जाएगा। ठीक, पिता और पुत्र दोनों का वर्तमान, मतलब वर्तमान नहीं पता मेरे को आयु कितना है, तो दोनों जगह हम क्या लिख दिया, मैं एक्स कर दिया। पहले बोल रहा है तो माइनस, इसमें पहले बोल रहा था माइनस, दोनों गुणनफल करने पर कितना आता है, 150। दोनों गुणनफल कर दे, 100 क्या लिख दे, 50। एक काम कर, 7x का गुणा करते पूरे पद के साथ, ये दे 7x का गुणा पूरे पद के साथ, ऋण 5 का गुणा पूरे पद के साथ बराबर 150। अब देखो 7 दूनी कितना होगा, 14x, x और x का वर्ग, माइनस 7 पंचे कितना होगा, 35, 7 पंचे 35, और यहाँ x लगा दे, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना 10, 10x, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही चीज को ध्यान रखना है मेरे को, माइनस और माइनस प्लस। अच्छा, यदि प्लस हुआ, अच्छा उसके बाद पचम कितना, पचम 25 बराबर कितना, 150। पहले इसी को हल कर लेते हैं, यह होगा 14x का वर्ग। अच्छा, -35 -10 मतलब -35x -10x, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ 5x, ये 3 और 1 4, मतलब कितना होगा, -45x। दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, क्योंकि इनके जो वेरिएबल है, चर राशि दोनों समान है, और x दोनों है, तो ये आपस में माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना, 100 प्लस 25 बराबर 150। 150 उधर पक्षांतर कर दे तो 14x माइनस 45x, कवर इन दोनों को, धन 25 माइनस कितना, 150 बराबर क्या हो गया, 0। अब ये होगा 14x का वर्ग माइनस 45x, ये दोनों का आपस में घटा दो, कितना 125, ये समीकरण बन गया। 14x का वर्ग माइनस 45x माइनस 125 बराबर 0। अब इसको वर्ग समीकरण बन गया, इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, ये मध्य पद तोड़ के, या फिर तुम लोग इसको, एक सूत्र होता है वो है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम 10वीं में पढ़ते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर सकते हैं। ये दोनों तरीका लगा के मेरे को x का मान आ जाएगा, वो कंफर्म एक ने एक को फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। या फिर तुम लोग क्या करना, पिता के एक और तरीका बताता हूं, देखो यहाँ पर पिता की उम्र कितना है, 7 ना, 7x से पक्का ना, मतलब पिता की उम्र 7 है, तो ये बताओ इसमें 7 के टेबल से 7 के पहाड़ा में आने वाला कौन सा अंक है, 7 पंचे कितना, 35, यही आंसर है, सीधा सीधा 7 पंचे 35। दो यदि पुत्र का बोलता तो पुत्र के बोलता तो ये दोनों में से एक आता, लेकिन मेरे को निकालना पड़ता, कंफ्यूजन रहता। लेकिन 7 के पहाड़ा में 35 आता है, 45 नहीं आता, 30 नहीं आता, 40 नहीं, यही आंसर होगा। अब इसको मैं डिटेल में सॉल्व करता हूं। मान लो a का मान होगा 14, b का मान होगा -45, c का मान होगा -125, और श्रीधराचार्य सूत्र से यदि इसको हल करते हैं, b² - 4ac बटे कितना, 2a, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, b का मान कितना है यहाँ पर
-45 ना, प्लस माइनस यहाँ b का स्क्वायर -45, 45 को क्या कर दूंगा यहाँ पर वर्ग, मतलब b का वर्ग है तो b का वर्ग कर दिया, माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन, 4 गुणित a का मान हम लोग के पास 14 है और c का मान हम लोग के पास 125 है। अब बट्टे कर देना, दो a का मान कितना हम लोग पास 14, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, पहले प्लस कर दो, प्लस माइनस कर दो और इसको वर्ग करो तो 20 25, मतलब 45 का वर्ग करेंगे तो आएगा 20 25, 55 25, 5 चौक 20, 20 25, अच्छा माइनस, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 14 चौके 56 और ये हो जाएगा 125, ये सबको जोड़ दो कितना होगा 7000 और इस 14 दूनी कितना होगा 28, ये दोनों को आपस में जोड़ रहा हूं 7000 2025, ये होगा 5209, ये होगा 45 प्लस माइनस ये होगा 9025 बटे कितना 28, ये 9025 किसका वर्ग है, अब वर्गमूल निकालो, 9 देखो किसका है वर्गमूल निकालो, एलसीएम लघुत्तम लेके, अब ये 9025 किसका वर्ग है, प्लस माइनस 9025 आप लोग क्या कर सकते हो, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेके निकाल के बताओ। अब यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, है ना, तो जगह के लिए तुम लोग जगह शॉर्टेज पड़ जाएगा, तुम लोग उसका लघुत्तम निकालो, किसी न किसी का पक्का लघुत्तम है, ए लघुत्तम 9 दहम 90, 95 का वर्ग ये 95 का है, 9 दहम 90 55 25 से 95 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल है 95 का, और नीचे में क्या लिखेंगे 28, तुम 95 दो बार मल्टीप्लाई कर लो, 95 गुणित 95 90 25 आंसर आएगा, वो भी वही ट्रिक से बनेगा, कोई वो नहीं, एक बार धन चिन्ह लेके बनाते हैं, तो 45 धन 95 बटे 28, ये दोनों को आपस में जोड़ दो तो 95 45 ये होगा 10 10 10 4 14 100 कितना 140 बटे कितना 28, कौन सा पहाड़ हम काटूं, दो पहाड़, दो एक काम, दो चौके 8, दो सत्ते 14, फिर 7 के पहाड़ हम काट दो 7 दहम और 7 दूनी, दो एक कम और दो पंचे, तो ये कितना आ गया, x का मान मेरे को 1 तो 5 आया है, एक तो 5 आया है, ऋण चिन्ह लेके बनाता हूँ, ऋण चिन्ह लेके प्रश्न ऐसा रहता है, ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार धन और एक बार क्या ऋण, एक बार प्लस और एक बार माइनस, अच्छा यदि मैं माइनस चिन्ह लेके बनाता हूँ 45 में से 95 घटाऊंगा और 28, अब इन दोनों को आपस में घटाओ तो 95 में से 45 घटाऊंगा 0 5 कितना हो गया 50, लेकिन कैसा 50 कैसा 50 ऋण, काहे ऋण लगा है इसमें, पीछे ऋण काहे लगा हूं, क्योंकि 95 आके माइनस है इसलिए मेरे को माइनस लगाना पड़ा, और कभी भी उम्र जो है ना एक्स का वैल्यू ना, उम्र हो गया डिस्टेंस हो गया दूरी हो गया समय हो गया, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक, तो नेगेटिव वाला मतलब ये नेगेटिव नहीं कटेगा भी, 2 एकम 2 2 चौके 8 2 25, अब ये बता ऋण 25 बटे 14 ये कैसे मैं ले सकता हूँ, इसको नहीं यूज करूंगा, हम किसको यूज करेंगे, एक्स के मान के जगह हम क्या यूज करेंगे, एक्स जगह हम 5 यूज करूंगा, तो पिता की उम्र जो है 7x था, कितना था 7x था पिता की, तो पिता की उम्र जो है 7x मतलब 7 गुणित 5, 7 पंचे कितना 35 वर्ष, और यदि पुत्र की उम्र निकालना होता तो पुत्र की उम्र कितना था, यहाँ पर 2x है तो 2 गुणित क्या कर दूंगा 2 गुणित 5 कर दूंगा, 5 दूनी कितना वर्ष आएगा, पिता और पुत्र में ये आ गया पिता की उम्र और पुत्र की उम्र, तो ये ऐसा भी बन सकता है, तुम डिटेलिंग भी जानो, श्रीधराचार्य सूत्र है कक्षा 10वीं, उसके अनुसार यदि तुम लोग मध्य पद तोड़ना जानते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं, इतना काम ताम झाम करना नहीं पड़ेगा, वो 3 लाइन में ही बन जाएगा। अच्छा वैसे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है, 5 साल पहले, तो पिता और पुत्र दो लोगों को माना, एक का 7 एक का 2, x मतलब ये अनुपात है इसलिए x माना, ठीक, पहले बोला है तो -5 यहाँ पर भी -5, दोनों गुणनफल बोला है, दोनों गुणनफल मतलब दोनों को बीच में क्या कर दिया मैं आपस में गुणा, गुणनफल कितना आ रहा है 150, अब क्या करूंगा 7x का गुणा पूरे पद से कर दे, तो 7 दूनी 14x का वर्ग, ए प्लस माइनस माइनस, 7 पंचे कितना 35, यहाँ पर कितना 35,
और माइनस 5 दूनी कितना 10x, माइनस माइनस प्लस, पचम कितना 25 बराबर 150। ये लाइक टर्म है, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा। 35 10 45, ये 25 25 को इधर 150 पक्षांतर कर दूंगा। जैसे पक्षांतर करूंगा तो माइनस प्लस में आ जाएगा, ये देखो प्लस है यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, दोनों घटा दे 125। ये वर्ग समीकरण बन गया। ये वर्ग समीकरण के लिए ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये है वर्ग समीकरण, ये बन गया। अब ये बनने के बाद श्रीधराचार्य माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मान को रख दिया। 45 को वर्ग करूंगा तो 20 25 धन 14 चौके 56 और 125 गुणा करूंगा 7000, दोनों को आपस में जोड़ दूंगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। जैसे ही जोड़ूंगा कि 9025 ये 9025 होगा 95 का। और एक बार यदि यहां तक पहुंच गया, उसके बाद एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, तो कभी भी उम्र को ऋण में नहीं लेना है, धन में लेना है। तो ये जो भी आएगा कट जाएगा। ये 28 पंचे ही करता हूं तो कितना 140 आता है, काटा इसको 5 से, तो पिता की उम्र 7 पंचे कितना होगा 35 और पुत्र की उम्र होगा 10। इतना यदि नहीं बनाना है तो सीधा सीधा पुत्र ये निकालना, 7 के पहाड़ा में कौन सा, 7 के पहाड़ा में कौन कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, बचा कौन सा 7 पंचे कितना 35। मैं तो ऐसा बनाया। ठीक, किसी किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज दर 5088 रुपए है, तो ब्याज दर कितनी होगी। ब्याज दर मतलब रेट है ना, रेट कितनी होगी। अब 6 24 12 और 18, ठीक, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट ये 4800 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये है 5088 रुपया, 5088 रुपये। सूत्र हमारे पास है CI माइनस SI, 1 वर्ष के लिए सालाना ब्याज और गुणित 100। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5088 रुपये, 5088 रुपये है ना, 588 माइनस का साधारण ब्याज 4800 बटे, अब साधारण ब्याज का आधा मतलब 1 साल में कितना हुआ वो निकालना है ना। साधारण ब्याज का आधा कर दो, मतलब 4800 के आधा कर दो, 2 दूनी 4 2 चौके 8 मतलब 2400 गुणित क्या कर दो 100। अब ये दोनों को आपस में घटाना है, 5088 4800, ये 8 8 हासिल आई 1 2, कितना बची 288 बटे 2400 गुणित कितना 100। क्या करना है 5088 को चक्रवृद्धि को साधारण ब्याज से घटाना है, और नीचे में क्या लिखना है 1 साल का साधारण ब्याज, नीचे में 1 साल का साधारण ब्याज। किसी मूलधन पर यहाँ क्या लिखा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपए है, तो ब्याज दर मतलब रेट निकालना है। तो ये तरीके, ये सूत्र से हम लोग डायरेक्ट इस सूत्र से रख के निकाल सकते हैं। इसके लिए और भी तरीका है डिटेल में, लेकिन ये सबसे सरल तरीका है। अब एक काम करो, ये दोनों शून्य को काट दो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 1 कम 2 चौके 8 2 चौके 8 12 12 और 12 44 कितना, तो प्रतिशत कितना प्रतिशत 12%। ऑप्शन नंबर सी। काटने पीटने कार्यक्रम आप लोगों के पास है, 288 2400 और इसको काटा और शून्य दोनों शून्य कैंसिल, 2 1 कम 2 दूनी 4 2 1 कम 2 चौके चौके और 12 1 कम 12 12 12 144। ऑप्शन नंबर हम लोग पास जो है 12% है। एक और डिटेल है उसके बारे में फिर हम लोग चर्चा करें। ठीक, ये तरीका है कि इस रेखा PQ त्रिभुज ABC भुजाओं AB और AC क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है कि AP अनुपात PB का 3:2 है, तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। ठीक, कक्षा 10वीं NCERT के क्वेश्चन है। अब सीधा सीधा क्या करना है, एक पहले तो त्रिभुज बना लो, थेल्स प्रमेय से रिलेटेड नाम दे देते हैं A, इसको नाम देते हैं B और इसका नाम देते हैं C। ठीक, AB और AC, ये हो गया AB और ये हो गया कितना AC है ना। अच्छा, AB को कौन सा लाइन काटता है, उसका लाइन काटता है, AB को कौन सा लाइन काट रहा है, ये यहां पर आ गया P,
और AC को कौन लाइन काट रहा है, वो यहाँ पर जो है वो लाइन है, ये हो गया P और Q, आपस में लाइन काट रहा है। ठीक, इस प्रकार काटती है कि AP, A से P, A से P का मान कितना है 3, AP का मान 3, और PB का मान कितना है, यहां से यहां तक मान दो, ये देखो यहां से यहां तक का मान कितना 3, यहां से यहां तक मान कितने 2। प्रश्न में क्या पूछा है, किसका क्षेत्रफल, APQ और ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल मतलब APQ, ये छोटे वाले त्रिभुज का, ये देखो ये छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को बटे में लाना है बस। अच्छा, एक सूत्र होता है, क्या करते हैं हम लोग इसके लिए, जैसे हम लोग AP का मान, देखो दो त्रिभुज बनाता हूं, एक है AP और Q, इसका मान कितना है 3 है, ये 3 है। बड़े वाले त्रिभुज को, इसका मान A, इसका मान B और इसका मान कहता है C, 3 और 2 टोटल निकालना है, 3 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5, तो इसका भी कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये क्या है 5 है, एक ही साइड का निकालना, एक ही साइड दिया है। सूत्र के अनुसार जैसा हम लोग क्या कर दिए इसको कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता, सर्वांग समता बोलते हैं, सर्वांग समता का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस से। अरे कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, शेप साइज सब चीज इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंस ना बोल के इसको मैं सिमिलरिटी बोलूंगा, सिमिलरिटी मतलब सिमिलर है, मतलब ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर AP का और यहाँ पर AB का दोनों में क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा, इसका वर्ग कर दूंगा, इसका वर्ग कर दूंगा, ये सूत्र, ये दोनों भुजा का वर्ग, वर्ग, ये भुजा के वर्ग है और ये दोनों भुजा के वर्ग, जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा जो होगा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके भुजा के बटे में और वर्ग के बराबर होगा। अब देखो एक ही भुजा मेरे को पता है, तो AP का मान मेरे पास यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ 3 कर दूंगा, और यहाँ पर कितना 5 है, यहाँ 5, यहाँ वर्ग कर दो, यहाँ वर्ग कर दो, द्वितीय 9 कितना 25, आंसर कितना 9 बटे कितना, ये हो गया आंसर। सर्वांग सम, सर्वांग समता नहीं, ये कांग्रुएंसी से, ये कांग्रुएंसी बोलता हूँ, ये इसको हम लोग सिमिलरिटी से बना देंगे, सूत्र है एक अक्षर दसवीं का, थेल्स प्रमेय के बाद जो दूसरा सूत्र आता है ऐसे बना सकते हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 9 बटे 25। नीचे दिए गए पासों, पासा मतलब डाइस स्थिति में A के फलक के विपरीत, मतलब A के अपोजिट में क्या नंबर आएगा बताना। ये फलक को पढ़ना बहुत सरल है, सबसे पहले जिसको निकालना है उसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी है, अब A मेरे को पता, तो इसको तो मैं छोड़ ही देता हूँ, उसको जरूरत ही नहीं है मेरे को, A वाले से ही मैं बना लूंगा, देखना कैसे। पहले मैं क्या करूंगा, पासा को AB, पहले मैं क्या लिखता हूँ A B और F लिख देता हूँ। अब यहाँ पर भी A लिखता हूँ, A के बाद क्या है E है, और E के बाद क्या है C है। अब ये बता पासा में A B C E और F बचा क्या, एक चीज बच रहा है, वो क्या है, मतलब मैं ये सोचता हूं पासा में 6 होगा ना, 1 से लेकर 6 तक गिनती होगा ना, यहाँ क्या कर दिया है ABCDEF कर दिया, ABCDE और F। मैं क्या करूंगा A से B और B से F, देखो A से A B F, A लिखा फिर B लिखा फिर F लिख दिया, फिर उसके बाद ये वाला A लिखा, यहाँ A लिखा था पहले ना, A पहले लिखा था, अच्छा उसके बाद क्या लिख दिया E लिख दिया, E के बाद क्या लिख दिया मैं C लिख दिया, मतलब B के अपोजिट में क्या है E है और F के अपोजिट में क्या है C होगा, तो बचा यहाँ पर A तो दोनों कॉमन हो जाएगा, तो इसको मिटा के जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर मतलब मेरे को A B C D E और F, अब सबका तो अपोजिट मिल गया, B F के जैसे B है वो E दोनों के अपोजिट में है, F जो है F और C के अपोजिट में था, तो बचा D के अपोजिट में क्या हो, A के अपोजिट में क्या होगा, बचा D, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोगों का D। तो ये तरीका से हल कर सकते हैं, इसको भी लेके हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे को A निकालना था, तो A ज्यादा स्थिति ये अच्छे से हल करूंगा। ठीक, बंद कर दे, कौन है यार।